हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज। और ये हमारी 8 नंबर की वीडियो है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल टी या फिर डबल सीटी डायग्राम को। ये डायग्राम क्या होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एमसीक्यू भी करेंगे। और ये डायग्राम यहाँ पे डिस्कस करने का एक रीजन भी था कि मैं एमसीक्यू बना रहा था आपके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे, बट वहाँ पे मुझे फील हुआ कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे एमसीक्यू करने से पहले आपको ट्रिपल टी डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसका वहाँ पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो हीट ट्रीटमेंट अगर आपको समझना है तो आपको ट्रिपल टी डायग्राम आना ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम आता है तो और अच्छा है। तो हम इन सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू भी इस पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रिपल टी डायग्राम क्या होता है। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। किसी भी डायग्राम में अगर आपको टाइम के साथ साथ टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ दिखाना है तो उसे हम कहते हैं ट्रिपल टी डायग्राम। यहाँ पे डबल सीटी का भी मैंने नाम लिया था। तो डबल सीटी मतलब होता है कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपको ट्रिपल टी डायग्राम में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है, टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जो टाइम का इंपॉर्टेंस होता है, जैसे आप किसी मटेरियल को हीट कर रहे हो या फिर कूल कर रहे हो तो वहाँ पे एक रेट ऑफ हीटिंग या कूलिंग आता है। उस रेट ऑफ हीटिंग या फिर कह सकते हो आप कूलिंग पे उस मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करता है। बेसिकली हम यहाँ पे हीटिंग की बात नहीं करेंगे, हम कूलिंग की बात करेंगे, क्योंकि कूलिंग जब हम करते हैं उसी के बाद हमको एक स्टेबल फेज मिलता है। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी मटेरियल को इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे तो आना ही आना है। आप कहीं पे भी हीट कर लो तो वो जो कूलिंग रेट होता है उसके बेसिस पे डिफाइन होता है कि उस मटेरियल में कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंपार्ट होंगी। तो उसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप हीटिंग करते हो, हीटिंग के बाद जैसे आप हीट ट्रीटमेंट की बात करते हो तो आपको कुछ टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको रखना होता है, ताकि जो पूरा मटेरियल हो वो यूनिफॉर्मली हीट हो पाए और उसको ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम मिले। तो मटेरियल क्या करता है, अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करता है, किसी और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को किसी और स्ट्रक्चर को अचीव करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्ट होती हैं, इसलिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन से। और टेम्परेचर का क्या रोल होता है, डेफिनेटली कि किस टेम्परेचर से, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने होल्ड कर लिया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसके बाद किस रेट से आप उसको क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी, उसमें चेंजेस क्या क्या होंगे। आगे हम डायग्राम में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वही सारी चीज यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। इनका कुछ और भी नाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, आगे डिस्कस भी करेंगे कि ये नाम क्यों पड़े हैं। जैसे इन्हें हम कहते हैं आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, इसे क्यू कर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये एस शेप में भी दिखती है, आपको सी शेप में भी दिखती है। ये दोनों शेप होती हैं, आगे मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा। इसलिए इसे हम एस कर्व भी कहते हैं, इसे हम बेन कर्व भी कहते हैं। ये सारे इनके नाम हैं, आप इनको याद रखना। दो चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं। बेसिकली जो फेज बनता है, आपने ये डायग्राम अगर देखा हुआ है तो जब आप इसको हीट करते हो ना तो क्या होता है, फाइनली जो आपको मिलता है वो मिलता है ऑस्टेनाइट, या फिर इसे गामा आयरन भी कहते हैं। अब ऑस्टेनाइट से जब आप कूलिंग करोगे, और ये डिपेंड करता है ना कि आप का जो कार्बन परसेंटेज है वो क्या है, उसी बेसिस पे आप अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली फिक्स होता है। डिपेंड करता है कि जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो कौन सा है, आपको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हीट करना है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हीट करना है। ये डिपेंड करता है आपके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे। जब हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। बस आप ये जान लो कि यहाँ पे ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट होती हैं। एक A3 लाइन इंपॉर्टेंट होती है, A1 लाइन इंपॉर्टेंट होती है और ACM लाइन इंपॉर्टेंट होती है। इन तीनों लाइन का रोल क्या होता है, अगर हीटिंग की हम बात करें तो यहां पे आप देख रहे होगे जो फेराइट होता है वो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होता है। इसका रिवर्स करें, अगर कूलिंग की बात करें तो अगर किसी भी पर्टिकुलर इस लाइन की हम बात कर रहे हैं A3 लाइन की, तो यहां पे जो ऑस्टेनाइट होता है वो फेराइट में कन्वर्ट होता है, फाइनली वो परलाइट में कन्वर्ट हो जाता है।
उसी तरीके से हम एसीएम लाइन की बात करें तो अगर हम हीटिंग की बात करते हैं तो सीमेंटाइट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होता है, कूलिंग की बात करते हैं तो ऑस्टेनाइट सीमेंटाइट में कन्वर्ट होता है। और ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं यूटेक्टॉइड पॉइंट, और इसके लेफ्ट साइड के एरिया को, लेफ्ट साइड के पॉइंट को या लेफ्ट साइड के परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज को हम कहते हैं हाइपोयूटेक्टाइड स्टील, और इसके राइट साइड मतलब ये परसेंटेज 0.8 से लेके 1.6 1.7 इसको हम कहते हैं हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। ये नाम आपको इसलिए भी जानना है क्योंकि जब आप हीट ट्रीटमेंट पढ़ोगे तो शायद वहां पे मेंशन रहेगा कि आप किसकी हीटिंग कर रहे हो, किसका हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो, हाइपो है, हाइपर है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि उसकी जो टेम्परेचर होगा, उसकी हीटिंग टेम्परेचर होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। सपोज करिए कि हम इस कार्बन परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हीटिंग टेम्परेचर होगा, अगर अपर क्रिटिकल लिमिट की बात करें तो ये होगा कुछ 800 से ऊपर होगा। इसी तरीके से हम कार्बन परसेंटेज बढ़ा देते हैं, 0.6 पे आ जाते हैं तो कुछ ये हीटिंग टेम्परेचर होगा। अगर हम कार्बन परसेंटेज और बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से ये हीटिंग टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर ये पॉइंट कौन सा है और कौन से स्टील का हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी इसका यूज नहीं है बट आगे हीट ट्रीटमेंट में इसका यूज होगा। अब एक चीज और जान लेते हैं कि जो ऑस्टेनाइट का कन्वर्जन होता है वो किस में होगा। तो ऑस्टेनाइट या तो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होता है या फिर परलाइट में कन्वर्ट होता है। जो परलाइट होता है दैट इज द मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। ये सारी चीजें हमने आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में डिस्कस किया हुआ है। एक चीज और आप जान लो कि जो ट्रिपल सी डायग्राम होता है उसे हम कहते हैं, मतलब वो बेसिकली होता है नॉन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। आयरन कार्बन डायग्राम को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम डायग्राम। और डेफिनेटली जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें आयरन कार्बन को भी हम इक्विलिब्रियम तो नहीं कह सकते क्योंकि वो भी एक मेटास्टेबल स्टेट होती है, बट अप टू इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हम उसको स्टेबल मान लेते हैं और इक्विलिब्रियम मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम डिसाइड करने का एक फंडा होता है कि जो उसमें काइनेटिक्स है वो क्या है और कूलिंग रेट का स्टेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें होती है जिसमें हम डिसाइड करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि जो आयरन कार्बन डायग्राम होता है डेफिनेटली वहां पे ऑलरेडी इक्विलिब्रियम मेंशन रहता है, हालांकि वो मेटास्टेबल होता है फिर भी हम उसको इक्विलिब्रियम मान के चलते हैं। जो ट्रिपल सी डायग्राम होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम होता है क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑस्टेनाइट कैसा होता है, परलाइट कैसा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ऑस्टेनाइट, ये वाला ये होता है परलाइट, काफी फाइन होता है। ये होता है बेनाइट और ये होता है मार्टेनसाइट। जो बेनाइट होता है वो मार्टेनसाइट और परलाइट के बीच का स्ट्रक्चर होता है। आगे जब हम ट्रिपल सी डायग्राम देखेंगे तो देखेंगे किस कूलिंग रेट पे हमको कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है। अगर हम हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस जो होती है परलाइट की कम होती है एज कंपेरिजन टू बेनाइट एंड मार्टेनसाइट। परलाइट से ज्यादा होती है बेनाइट की और उससे ज्यादा होती है मार्टेनसाइट की, मतलब मार्टेनसाइट सबसे हार्ड होता है। अगर हम डक्टिलिटी की बात करें तो इसकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है, इससे कम इसकी होती है, इससे कम इसकी होती है। मतलब अगर हार्डनेस बढ़ेगी तो डक्टिलिटी घटेगी, डक्टिलिटी बढ़ेगी तो हार्डनेस घटेगी। ये सारी चीजें आप जानते भी होंगे पहले से। अब हम देख लेते हैं कि कूलिंग रेट क्या होगा, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम हीट ट्रीटमेंट में भी डिस्कस करेंगे एक बार फिर से। अब ऑस्टेनाइट को अगर बहुत ज्यादा तेजी से आप कूल करते हो तो आपको मिलेगा मार्टेनसाइट। अगर मॉडरेट कूलिंग करते हो तो आपको मिलेगा बेनाइट। बेनाइट में अपर बेनाइट भी मिलता है, लोअर बेनाइट भी मिलता है, बट आप बेनाइट याद रखो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आप स्लो कूलिंग करते हो तो आपको मिलता है परलाइट। ऑलरेडी उनका जो लैटिस अरेंजमेंट होता है, लैटिस स्ट्रक्चर होता है, उसको हमने वहां पे भी देखा है, यहां पे भी देख सकते हो आप सेपरेटली। अब यहां पे हम बात करते हैं कूलिंग की, तो यहां पे आप देख रहे होगे दो कर्व, ये सी जैसे भी दिख रही होगी। कभी कभी किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी बनाए रहेंगे, यहां से लाके कुछ इस तरीके से इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, या फिर यहां पे इस तरीके से भी इसको फोल्ड कर देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा एक MS और ये दिख रहा होगा आपको MF, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो यहां पे मार्टेनसाइट स्टार्ट होता है, यहां पे मार्टेनसाइट एंड होता है, ये पॉइंट शो कर रहा है। और ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, इस लाइन पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड होता है। जैसे एक टर्म मैंने कहा था कि इसको आइसोथर्मल क्यों कहते हैं। सपोज करिए कोई सा भी टेम्परेचर ले लीजिए 500, तो हम यहां पे मान लेते हैं कि ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से आ रही है, मगर आप देख रहे होगे कि ये लाइन तो ऐसे है नहीं, हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, तो हमेशा स्लोप में है, तो इसको आइसोथर्मल कैसे कहेंगे, इसको तो हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए तभी हम इसको आइसोथर्मल कहेंगे। बट ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में होता है। हाँ, डेफिनेटली ये एकदम स्ट्रेट लाइन होता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ स्लोप होता है, टाइम के हिसाब से कूलिंग होती रहती है, बट स्टिल हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है।
और चूंकि ये कुछ इस तरीके से हम एज्यूम करके चलते हैं, इसलिए हम इसे कह देते हैं कि ये आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिकली तो आप देखो तो ये आइसोथर्मल आपको दिखेगी नहीं लाइन, ठीक है, यहाँ पे कूलिंग रेट आपको दिख रहा होगा, बट हम ये मान के चलते हैं कि कुछ ये इस तरीके से इंटर हुआ, यहाँ पे आउटलेट हुआ। तो ये स्टार्टिंग लाइन है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये एंडिंग लाइन है। अब स्टार्ट जो होगा ये हमेशा ऑस्टेनाइट से होगा। ऑस्टेनाइट से स्टार्ट हुआ, बनेगा क्या हमारे पास, क्या क्या बन सकता है, परलाइट बन सकता है, बेनाइट बन सकता है, मार्टेनसाइट बन सकता है, ठीक है। अब ये जो परलाइट है इसमें भी कई सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं और सारे स्ट्रक्चर की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। कोर्स परलाइट होता है, फिर मीडियम परलाइट होता है। जो यहाँ पे आपको मिलेगा कोर्स मतलब थोड़े से जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो बड़े होंगे कोर्स परलाइट का, ये आप देख रहे होगे ना, ये है कोर्स परलाइट। फिर उससे थोड़े से फाइन दिख रहे हैं आपको, तो ये मीडियम हो गया, फिर फाइन परलाइट हो गया, और इसके बाद ये बेनाइट बनना चालू होगा। तो यहाँ पे अपर बेनाइट बनेगा, यहाँ पे लोअर बेनाइट बनेगा, ये बेनाइट। अगर मार्टेनसाइट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि पूरा जो ऑस्टेनाइट है वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। हो सकता है पूरा कन्वर्ट नहीं हो, पार्शियली हो। पूरा कन्वर्ट करने के लिए तो यहां तक कहा जाता है कि आपको लिक्विड नाइट्रोजन में डालना पड़ेगा, तभी जो ऑस्टेनाइट होता है वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होता है। और जो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म का टेम्परेचर उसका 193 के आसपास होता है, माइनस में कितना होता है, -193, 200 के आसपास समझ लो माइनस में। तो आप सोच लो कि कितना फास्ट कूलिंग होती है, मतलब 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप एक सेकंड में घटा देते हो, तभी आप कह सकते हो कि जो आपका मार्टेनसाइट है ना वो कंप्लीटली जो आपका ऑस्टेनाइट है ना वो कंप्लीटली मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो पाएगा। मतलब ये जो नोज है ना, इस नोज को टच ही नहीं करना है, इस नोज को पहले ही क्रॉस करते हुए मार्टेनसाइट इधर आएगा, तभी पूरा का पूरा ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होगा। अब ये मार्टेनसाइट इतना हार्ड क्यों होता है? सीमेंटाइट बनेगा तो क्या होगा, मतलब ये सारे बनेंगे, परलाइट बनेगा तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि परलाइट बेसिकली नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ फेराइट और सीमेंटाइट का। अब सीमेंटाइट बनने का एक, जैसे कि मान लो ये आपके पास आयरन के एटम्स हैं, आयरन के एटम्स हैं। अब क्या कर रहे हो, कार्बन इसमें आप मिक्स किए हो आप, तो कार्बन की सॉल्युबिलिटी होगी। अब मान लीजिए कार्बन, ये जो स्पेस बचा हुआ है ना आयरन का, कार्बन यहाँ पे फिट हो जाता है, मतलब इसे हम कहते हैं डिफ्यूज कार्बन, ठीक है। कार्बन डिफ्यूज होकर इसमें फिट हो जाता है इसके स्ट्रक्चर में। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सीमेंटाइट। सीमेंटाइट बनाएगा, बट कार्बन को डिफ्यूज होने के लिए टाइम चाहिए, मतलब कूलिंग स्लो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए टाइम है, अगर स्लो कूलिंग आप कर रहे हो तो सीमेंटाइट बनाएंगे। सीमेंटाइट बनाएंगे मतलब वहां पे परलाइट बनेगा। अब वो परलाइट डिपेंड करता है कि अगर आप फर्नेस में कूलिंग कर रहे हो, ये बेसिकली फर्नेस कूलिंग है, तो ये कोर्स बनेगा। एयर में कूलिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा उससे फाइन बनेगा। ऑयल कूलिंग कर रहे हो तो बेनाइट बनने के चांसेज हैं, बेनाइट मार्टेनसाइट बनने के चांसेज हैं। और सीधा वाटर में डाल रहे हो तो मार्टेनसाइट बनने के चांसेज हैं। और जैसे कि मैंने कहा लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दो तो 100% मार्टेनसाइट बनेगा। मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली वो जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका आयरन, जैसे हमने यहां पे डिस्कस किया, और कार्बन इसमें घुसना चाह रहा है, ठीक है। बट क्या होता है कि टाइम कम रहता है तो कार्बन इसमें डिफ्यूज नहीं हो पाता है। इसके जो लैटिस यूनिट होती है उसमें डिफ्यूज नहीं हो पाता है। अब जब उस यूनिट में डिफ्यूज नहीं होगा और टाइम नहीं है, ठीक है, तो स्पेस की कमी होने की वजह से ये इलोंगेट हो जाती है पूरी यूनिट ही, ये यूनिट सेल जो है ये पूरी इलोंगेट हो जाती है। और ये इलोंगेट होके क्या बना लेती है, एक BCT स्ट्रक्चर बना लेती है। इससे पहले जो ऑस्टेनाइट था वो FCC स्ट्रक्चर का था, फेस सेंट्राइड था, बट ये BCT बना लेते हैं, मतलब बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पूरी यूनिट सेल क्या होती है, इलोंगेट हो जाती है कार्बन की वजह से, क्योंकि कार्बन यहां पे पूरा तरीके से डिफ्यूज नहीं हो पाता है टाइम की कमी होने की वजह से, इसलिए वो इलोंगेट हो जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब जो आपका स्ट्रक्चर बनता है BCT, ये काफी हार्ड होता है। अब ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि ये डिपेंड करता है कि आप कूलिंग कितना फास्ट करते हो, उसी हिसाब से मार्टेनसाइट कन्वर्ट होगा। हो सकता है कूलिंग थोड़ी स्लो हो तो मार्टेनसाइट बेनाइट बने, और स्लो हो तो बेनाइट बनता है, ठीक है। और उससे भी स्लो होगा तो आपको फाइन परलाइट, उससे भी स्लो होगा तो मीडियम। आपको ये ध्यान रखना है अराउंड टू अराउंड की क्या कूलिंग रेट है। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे ऊपर फर्नेस कूलिंग, फिर एयर कूलिंग की हम बात करते हैं, फिर ऑयल कूलिंग की बात करते हैं, फिर हम वाटर कूलिंग, और उससे भी ज्यादा स्लो कर देते हैं। वाटर में भी तो वैसे तो इधर की लाइन आ जाती है, नोज को क्रॉस करने लगता है। और अगर हम जैसे लिक्विड नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें तो नोज को क्रॉस करते हुए सीधा मार्टेनसाइट बना लेगा। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, इस हिसाब से हार्डनेस आपकी बढ़ती है आपके स्ट्रक्चर की।
और एक डायग्राम और है, इससे थोड़ा सा विजुलाइज कर लो। वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है कि जो ऑस्टेनाइट होता है, अगर स्लो कूलिंग होगा तो क्या बनेगा, अगर मीडियम कूलिंग होगी तो क्या होगी, अगर फास्ट कूलिंग होगी तो क्या होगी। ऑलरेडी हमने ये चीजें डिस्कस किया हुआ है, क्विंच के मीडियम बताए हुए हैं कि किस तरीके से, वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्विंचिंग का मीडियम क्या होगा, मतलब कूलिंग का मीडियम क्या होगा। ये डायग्राम और है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लो कि जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, ये बेसिकली 50-50 होता है। अब देखो इधर है ऑस्टेनाइट और परलाइट, डेफिनेटली ये स्लो कूलिंग होगा तो ये लाइन जैसे ही क्रॉस करेगा परलाइट बनाएगा, फाइन कोर्स परलाइट बनाएगा, उससे नीचे आएगा तो फाइन परलाइट बनाएगा, कुछ उससे नीचे आएगा तो फिर बेनाइट बनाने लगेगा। तो ये आपका ऑस्टेनाइट और बेनाइट होगा इसके बीच में, और कुछ ये लाइन को क्रॉस करके इधर आ गए भाई साहब तो ये मार्टेनसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये वाली लाइन है तो ये 50% मार्टेनसाइट बना लिया, यहाँ पे मार्टेनसाइट खत्म होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, एक मार्टेनसाइट स्टार्ट होने की होती है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, दूसरा मार्टेनसाइट फिनिश होने की बनती है। ये भी आप ध्यान रखना कि जो मार्टेनसाइट फिनिश होने की लाइन है ये देखो कितना नीचे है, इसीलिए मैं लिक्विड नाइट्रोजन की बात कर रहा था, -100 डिग्री है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के बहुत ज्यादा नीचे लेह लद्दाख जाओगे तो भी आपको ये टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हुआ, इस तरीके से आपको ट्रिपल टी डायग्राम को समझना है। हार्डनेस कहाँ बढ़ेगी, कहाँ घटेगी, डक्टिलिटी क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। अब ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया है, वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है ताकि आप बताया हुआ भूल ना जाओ, आप खुद से भी पढ़ पाओ, इसलिए मैंने यहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन कर दिया है। डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि क्या रेट होना चाहिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है मार्टेनसाइट का, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज मैं आपको नहीं बताया हूं, ये भी बता देता हूं कि जो कार्बन परसेंटेज होता है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कार्बन परसेंटेज आप बढ़ाते जाते हो तो हार्डनेस बढ़ती जाती है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लो कार्बन पे ही आप बहुत तेज आप कूलिंग कर दोगे तो आपको मार्टेनसाइट बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये कार्बन परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है। तो कार्बन परसेंटेज, जो आइडियल कार्बन परसेंटेज होते हैं वो 0.7 से 0.8 के आसपास होते हैं। यहां पे जो मार्टेनसाइट मिलता है उसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। तो समटाइम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया कि जो कूलिंग रेट होगा, जिस हीट ट्रीटमेंट आप करते हो तो कूलिंग करते हो, तो कूलिंग रेट पे डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। आपका परलाइट बनेगा, मार्टेनसाइट बनेगा, मार्टेनसाइट बेनाइट बनेगा, अपर बेनाइट बनेगा, लोअर बेनाइट बनेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। एक चीज आपको ध्यान देना है और उसी के बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी भी रहता है। आपको ध्यान क्या देना है कि सपोज करिए आप मार्टेनसाइट बनाने गए बट आपका कूलिंग रेट ऐसा नहीं रहा, कुछ ऑस्टेनाइट जो है वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो रिटेन करता है ऑस्टेनाइट को, तो उस समय जो आपकी स्ट्रेंथ होगी, जो हार्डनेस होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी, इनस्टेबिलिटी होगा, वहां पे क्रैकिंग हो सकती है, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब आप मार्टेनसाइट बनाओ तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ता है कि टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से काफी लोअर होता है। तो आपको अगर मार्टेनसाइट चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ऑस्टेनाइट का, तो वहां पे आपको टेम्परेचर काफी बिलो रखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन के लिए बना रहे हो, उस हिसाब से आप टेम्परेचर का जो कूलिंग रेट है उसको मेंटेन करते हो। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये अलॉइंग एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है। अलॉइंग एलिमेंट को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, अब उस डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपने अलॉइंग एलिमेंट नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, मैं लिंक कर दूंगा उस वीडियो को, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हो और लास्ट में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आपको बहुत बार ये होता है, बहुत बार नहीं, मैक्सिमम टाइम ही होता है कि आपको जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, अगर आपको ऑस्टेनाइट चाहिए तो उससे नीचे करना पड़ता है, तभी पूरा जो ऑस्टेनाइट है वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होता है। और ये जो कर्व्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये कर्व कूलिंग रेट को दिखाता है। जैसे कि सबसे ऊपर वाली कर्व की हम बात कर रहे थे, जहां पे बहुत ही स्लो कूलिंग रेट है, जहां पे आपको कोर्स पर लाइट मिल रहा है, तो वो बेसिकली आप फर्नेस में करते हो। थोड़ा सा और आपको फास्टर चाहिए तो एयर में कूलिंग कर सकते हो, वहां पे आपको फाइन पर लाइट मिल जाएगा। थोड़ा सा और कूलिंग रेट बनाओगे तो वेरी फाइन पर लाइट मिल जाएगा, और थोड़ा सा कूलिंग रेट बढ़ाओगे तो आपको बेनाइट मिल जाएगा, जैसे कि हम नीचे आते जा रहे थे। और थोड़ा सा कूलिंग रेट बढ़ाओगे तो वहां पे डिपेंड करता है, आपको मार्टेनसाइट बेनाइट मिल सकता है। थोड़ा सा और कूलिंग रेट करोगे तो आपको मार्टेनसाइट मिल सकता है। मास्टरसाइट में भी हो सकता है कि थोड़ा सा ऑस्टेनाइट कन्वर्ट नहीं हुआ हो, थोड़ा सा और फास्ट कूलिंग करोगे तो पूरा ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छी हार्डनेस मिलेगी। तो ये कूलिंग रेट पे डिपेंड करता है कि आपका जो मार्टेनसाइट है उसमें ऑस्टेनाइट कितना कन्वर्ट हुआ है, उसकी हार्डनेस क्या होगी, कितना वो ब्रिटल होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज फॉर्म थ्रू द डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन। डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में भी पोस्ट किया था, मार्टेनसाइट में क्या होता है, जो कार्बन होता है वो आयरन में डिफ्यूज नहीं हो पाता है, इसलिए वो इलोंगेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी होगा।
फेज ट्रांसफॉर्मेशन आर शोन टाइम स्केल यूजिंग द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। घबरा के इसको ट्रिपल टी डायग्राम नहीं करना है, यहाँ पे आपको ट्रिपल टी एंड डबल सिटी डायग्राम करना है। अगर डबल सिटी नहीं होता है तब आप ट्रिपल टी कर सकते हो, बट डबल सिटी है तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। ठीक है, फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर लिया है क्या होते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द बेनाइट स्ट्रक्चर इज समव्हाट बिटवीन द परलाइट एंड मार्टेसाइट। डेफिनेटली ऊपर परलाइट होते हैं, जैसे जैसे कूलिंग रेट बढ़ाते जाते हो बेनाइट बनता है, फिर बेनाइट एंड मार्टेसाइट बनता है, फिर मार्टेसाइट बनता है, उस तरीके से वही बात कर रहे हैं। द आयरन कार्बन डायग्राम एंड टीटीटी कर्व आर डिटरमाइंड अंडर। आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है? इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, पहले हमने डिस्कस कर लिया। मेटा स्टेबल होता है, बट हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन तक उसको इक्विलिब्रियम डायग्राम मान के चलते हैं। बट जो ट्रिपल सी डायग्राम होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये स्टेबल फेज नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है? नॉन इक्विलिब्रियम होता है। तो ये इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे ऑप्शन होगा आपका ये। इसको मैंने पोस्ट भी किया था आपके टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें टर्म्स को मैच करना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था गेट में 2 मार्क्स का। हालांकि ये हीट ट्रीटमेंट यहां पे मेंशन, बट आपको घबराना नहीं है। जो भी चीजें हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। आप ट्राई भी करो कि इसको आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। परलाइट की जो चीजें हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। परलाइट क्या होता है भाई? परलाइट इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सेमेंटाइट। तो इसमें क्या होती है? लेयर्स बनती है फेराइट एंड सेमेंटाइट की। तो यहां पे ऑप्शन होगा आर। तो ये वाला मैच कर गया आपके आर से। अब दूसरा है मार्टेसाइट। मार्टेसाइट के बारे में हमने कहा कि ये बहुत ही हार्ड ब्रिटल होता है, इसमें डक्टिलिटी ना के बराबर होती है, एकदम ब्रिटल होता है, टूट जाएगा। तो यहाँ पे बी जो होगा प्रॉपरली मैच कर रहा है आपके पी के साथ। बहुत ही सिंपल है, हमने सारी चीजें डिस्कस किया है। सी बात कर रहे हैं ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। ऑस्टेनाइट बेसिकली क्या होता है? ये एग्जिस्ट करता है। कब एग्जिस्ट करेगा भाई? जब आप A1 लाइन को क्रॉस कर लोगे तभी तो बनना शुरू होता है। अगर आपका 0.8 से, मतलब आप हाइपोइक्टेक्टाइड में हो तो वो आपके A1 लाइन के ऊपर से बनना स्टार्ट होगा, जहां पे आपको मिलेगा फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट बनना शुरू होता है। अगर हम हीट कर रहे हैं तो A1 लाइन के ऊपर, और A3 लाइन के ऊपर चले जाओगे तो कंप्लीटली ऑस्टेनाइट हो जाएगा। उसी तरीके से 0.8 के बाद अगर आप जाते हो जहां पे हाइपर की बात करते हो, हाइपर इक्टेक्टाइड की, इसलिए मैंने कहा कि आप टेम्परेचर याद रखना। तो उधर क्या होता है? उधर आप कहां पे आपको मिलना चालू होता है? ए लाइन के ऊपर। A3 लाइन के, ACM लाइन के अगर आप पूरा ऊपर चले जाते हो तो वहां पे आपको कंप्लीट ऑस्टेनाइट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो C है ये ऑस्टेनाइट की बात कर रहे हैं। ऑस्टेनाइट कैन एग्जिस्ट ओनली अबव द टेम्परेचर 273, मतलब A1 लाइन के ऊपर ही मिलेगा आपको, इससे पहले मिलेगा नहीं। बट A1 लाइन के ऊपर मिलेगा, बट मिक्सचर फॉर्म में मिलेगा, प्योर नहीं मिलेगा। प्योर तो आपको कब मिलेगा? 2 लाइन पे, एक तो A3 लाइन पे और 0.8 के बाद ACM लाइन पे। ठीक है, तो कभी कभी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। डी, यूटेक्टाइड क्या होता है? यूटेक्टाइड भाई जहां पे तीनों लाइन मिलती हैं, मतलब ACM, A3 और A1 लाइन जहां पे क्रॉस करती हैं, उसे हम कहते हैं यूटेक्टाइड, मतलब पार्टनिंग स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम बिटवीन द 3 सॉलिड फेज। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन होगा इसका ये हो जाएगा। तो यहां पे आप मैच करोगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोड्यूस व्हेन द आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूटेक्टाइड स्टील कैरिड आउट बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 273 एंड 550। 273 एंड 550 और इसके बीच में आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देखो टेम्परेचर ऊपर ही रखा है 550। अगर ये डायग्राम मैं आपको फिर से दिखा दूं तो कुछ यहां पे रखा है ये वाला। तो ये वाली लाइन क्या है? परलाइट वाली लाइन है। अब यहां पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है मीडियम परलाइट होगा, कोर्स परलाइट होगा, फाइन परलाइट होगा। तो इसके नीचे भी फाइन परलाइट है ना, कुछ यहां तक देख रहे हो आप फाइन परलाइट है। तो ये क्या बनेगा? परलाइट बनेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द एब्रीवेशन ट्रिपल टी डायग्राम स्टैंड फॉर, क्या स्टैंड करता है? मैंने कहा था आपसे ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो भी चीजें हमने डिस्कस किया है उसका ऑप्शन है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।